माँ एक बात कहूँ, बाबा को गुजरे हुए इतने साल हो गए। आपने घर घर जाकर काम किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अब मुझे भी काम करने दो, जिससे घर चलाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अच्छा, और क्या करेगी? 12वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी? मेरी तरह झाड़ू पोछा करना चाहती है क्या? हाँ तो क्या बुराई है इसमें? आपने भी तो झाड़ू पोछा करके ही गुजारा किया है ना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू भी यही काम करे। अरे मैंने तुझे कभी धूप में भी नहीं निकलने दिया ताकि तेरा रंग न काला पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पर जरा बताओगी कि आप मेरी शादी अमीर घर में कैसे करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके, मेरी तरह दूसरों के जूठे बर्तन ना धोए, समझी? अब चुपचाप हलवा दे। अपनी माँ कल्पना की बात सुनकर ईशा हंसने लगी। पति के गुजर जाने के बाद कल्पना ने बड़ी दिक्कतों से अपनी इकलौती बेटी ईशा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब उसकी शादी की चिंता कल्पना को दिन रात खाई जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, सुनीशा मेरी पगार आ गई है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ, एक बढ़िया सा लहंगा ले आना, 5-7 लाख रुपए का। इसी तरह कल्पना और ईशा का जीवन कट रहा था। 1 महीने बाद जब कल्पना फिर बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी, तब ईशा, मैं बाजार जा रही हूँ, 1 गिलास पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। ईशा ने एक नया ब्लाउज अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ दिन पहले कल्पना की मालकिन ने उसे एक साड़ी दी थी, पर उसका ब्लाउज नहीं था, तो कल्पना ने अपनी माँ के लिए घर पर ही एक ब्लाउज सिल दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, ला पानी दे दे। पानी बाद में, पहले झट से साड़ी और ये ब्लाउज पहनकर दिखाओ मुझे। ईशा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद कल्पना वही साड़ी पहनकर बाहर निकली। वो उस साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। है सच्ची? तो फिर मैं इस साड़ी को संभाल लेती हूँ, शादी बारात में काम आएगी। हाँ हाँ संभाल लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या, लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। तो फिर एक काम कर, तू भी अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। कल्पना की बात पर ईशा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाजार चली गई, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। बाजार में जब कल्पना एक ठेले से सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरी। उस कार से कल्पना को थोड़ी सी ठोकर लग गई। कल्पना की चीख सुनकर कार से एक माँ बेटा बाहर निकले और कल्पना को सहारा देते हुए पूछा, ओ सॉरी आंटी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी आप ठीक तो हो ना? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने अभी पिछले महीने ही कार ली है, अभी चलाना सीख ही रहा है। पता है, कैश ली है पूरी कार, लोन वोन का झंझट ही नहीं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने में पड़ी बहन जी? पूरे 15 लाख की। आपके पास कौन सी है? वो दरअसल ना मुझे कार चलानी आती है और ना ही मेरी बेटी ईशा को, तो हम लोग कार नहीं रखते। अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ आंटी जी। बड़ी प्यारी बच्ची है बहन जी आपकी। इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ वही, आजकल लड़के वालों की लाइन लगी पड़ी है घर पर। आप ही देखिए ना, कितनी सुंदर है बेटी मेरी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ वो तो है, आप अपना नंबर दीजिए ना, मुलाकात होती रहेगी। जी आंटी लिख लीजिए। ईशा ने अमृता को अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि उसकी माँ कल्पना के पास फोन नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद कल्पना और ईशा वहाँ से चले गए। सुना निकेत, तुझे कैसी लगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफी अमीर घर की लग रही थी, ऊपर से इकलौती लड़की है, सोच दहेज भी खूब मिलेगा और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? अरे हाँ माँ, ये बात तो सच्ची कही आपने। तो बोल, बात बढ़ाऊं क्या? हाँ, भले काम में देरी कैसी। अनिकेत तो ईशा की सुंदरता देखकर ही मोहित हो गया था, ऊपर से उन्हें अमीर मानकर दहेज का लालच दोनों माँ बेटे की आंखों में तैरने लगा। उधर शाम को ईशा के घर पर, माँ क्या जरूरत है इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप रह, सोच अगर तेरी उस लड़के से शादी हो गई तो राज करेगी तू जीवन भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या? अरे चुप कर, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या कर लेंगे वो? पर माँ केशव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। क्या केशव? वो मंगलू का लड़का? अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या ही मिल जाएगा तुझे? सुना नहीं, उस लड़के ने 15 लाख रुपए की कार खरीदी है, वो भी नगद। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी, किसी फटीचर से नहीं, समझी? इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई और ईशा रोने लगी। ईशा और केशव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब भी ईशा कल्पना के सामने केशव का नाम लेती तो कल्पना उसे छिड़क देती। कुछ दिन बाद कल्पना ने चालाकी से अनिकेत और ईशा की सगाई करा दी। इस सगाई से ईशा और केशव दोनों के दिल टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद बहन जी, अब शादी की तारीख निकलवा ही लेते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए जरा लेन देन की बात भी कर ले। देखिए, कार तो हमने अभी ही ली है, समाज में हमारा बड़ा नाम है, तो आप एक काम करिए, ईशा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का लहंगा सिलवा देना और इतना ही कैश दे देना, बस हमारी इतनी सी ही मांग है। अब कल्पना फंस चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अमृता और अनिकेत को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा था कि अनिकेत ईशा से शादी कर ही लेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ की ही तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। ईशा तो पहले से ही दुखी थी, अब कल्पना भी दुखी रहने लगी।
अपनी बेटी की अमीर घर में शादी करने का उसका सपना टूट चुका था। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अरे ऐसा भी क्या गलत चाहा था मैंने, सिर्फ इतना ही ना कि तेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए। पर ये अमीर लोग अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम एक काम करो, तुम केशव को बुला लो, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को केशव घर आया तो कल्पना ने उसे अपनी हालात के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए। और आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि ना तो ईशा को कोई भाई है और ना उसके पिता, तो आपकी देखरेख भी मैं ही करूंगा। केशव की बात सुनकर कल्पना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने केशव को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। उधर एक दिन कल्पना के घर में अचानक एक बूढ़ी भिखारन आई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ, ना बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बूढ़ी भिखारन ने खाना खाया और फिर एक गिलास में रखा पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को खाना खिलाया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं। हाँ लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना अम्मा। तुम्हारे कुएं का पानी थोड़ा खारा है, इसे थोड़ा सा और गहरा करवा लो, और हो सके तो अपनी बेटी की शादी से पहले, ताकि सारे मेहमान मीठा पानी पी सके, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये बात कहकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उधर ईशा ने ये बात केशव को बताई तो केशव अपनी कुदाल लेकर कुआं गहरा करने आ गया। उसने कुएं में उतरकर खुदाई शुरू की, तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। उसे देखते ही चमत्कार हो गया, चमत्कार। वो कोई भिखारन नहीं थी, वो तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। अमृता ने उनमें से कुछ सिक्के बेचकर ईशा के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीदकर केशव को दी। माँ जी, मुझे इतनी महंगी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है पर हमें तो है। अरे भाई, 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख की कार में तो बैठेगी ही ना। और हाँ, जरा वो अमृता के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। अमृता और अनिकेत नई कार और खासतौर पर ईशा का लहंगा देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं ईशा और कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों का सपना जो पूरा हो गया था। उफ, कभी कभी तो मन करता है लंबे बालों को काट कर ना एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बाल की जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती कितनी मुश्किल से मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से गोले के तेल से मालिश करके एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये इतने लंबे हुए हैं। अब जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपनी माँ के साथ शर्मा जी के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई हुई होती है। कौशल्या की नजर जब प्रियंका के लंबे काले घने बालों पर पड़ती है तो वो उसे बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल है इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बालों वाली बहू का अरमान पूरा हो जाए। कौशल्या को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है, फिर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर प्रियंका के घर जाती है। गगन भी अच्छे परिवार से था, इसलिए प्रियंका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रियंका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोसने कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन्हीं बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने बड़े और लंबे बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण ही तुम्हारी दोनों बहुओं में संग्राम छिड़ जाए। उन औरतों की बातें सुनकर अब कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। क्या गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और इसलिए शादी में उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाने की, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज गगन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से नहीं, जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर अपने हाथों से ही लगा दो ना। तो उसके बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से से भनभनाते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या किस्मत है उस देवरानी की, एक तो ऊपर वाले ने इतने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कैसे प्यार से उसके लिए गजरा लेकर आए है और उसके बालों में लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस टकली टाट के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकेंगे ही नहीं तो क्या फायदा लगाने का। तुम बिना अच्छा मजाक कर लेती हो।
मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने सालों के बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के घर में आते ही अब तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस कारण अब अंजलि और भी अपनी देवरानी से खींची खींची रहने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों में मनमुटाव भी होने लगे, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उन सबको किसी शादी में जाना था। कौशल्या काफी देर से हॉल में खड़ी दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना वक्त लगाओगी? माँ जी, वो बाल संवारने में। हाँ, रहने दे बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। अब चलो भी, बारात आ जाएगी। कुछ देर बाद वो सब शादी में पहुंचे तो सबकी नजर देवरानी के खूबसूरत बालों पर जाती तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाओ प्रियंका भाभी, आप तो वैसे ही कितने खूबसूरत हो, ऊपर से ये खूबसूरत बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे। बताओ ना, आप अपने बालों में क्या लगाते हो? अच्छा आओ, मुझे आपके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। पूरी शादी में सबका ध्यान सिर्फ प्रियंका के बालों पर था। सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अंजलि भले ही जेठानी थी, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उसकी देवरानी को मिल रही थी। अब प्रियंका के लिए उसके मन में नफरत और भी बढ़ गई। उस रात घर आकर वो भी चैन की नींद नहीं सो पाई। बड़ा घमंड है ना इस देवरानी को अपने इन लंबे बालों पर। अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। अगले दिन वो ऊपर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उसके बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी रसोई में काम करके अपने कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेटती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई। अरे ये क्या, मेरे बाल ये चिपक कैसे गए? माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ आती है। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब तो आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी। मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू 2 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। सास फ्रिज से बर्फ लेकर आई और प्रियंका के बालों पर लगाकर उस च्युइंगम को छुड़वा दिया। ओह नो, इस बुढ़िया ने तो ये प्लान चौपट कर दिया। कोई बात, ये ना सही तो दूसरा प्लान सही। अगले दिन जब प्रियंका नहा रही होती है तो उसकी जेठानी ऊपर उसके फ्लोर में जाती है और उसके कमरे में रखे नारियल के तेल में हेयर रिमूवर लिक्विड मिला देती है। फिर जब प्रियंका वो तेल अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी बाल झड़ जाते हैं। ओह गॉड, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे? तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है। हो सकता है प्रियंका कोई मिलावटी तेल आ गया हो। ऐसा करो, ये बोतल तुम फेंक दो, मैं कल ऑफिस से आते हुए नया तेल ले आऊंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि हर वो प्रोडक्ट यूज करती जो प्रियंका यूज करती थी, लेकिन फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आते थे। अपने टकलेपन से अब वो परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर भी। इसलिए अब उसने फैसला किया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल ही खराब हो जाए और उसे अपने बाल कटवाने पड़े। फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपनी बालकनी में अपने बाल खोलकर बैठी थी तो नीचे खड़ी गंजी जेठानी के मन में एक विचार आया। अब आज देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। अंजलि तुलसी में दिया जलाने के बहाने दिया लेकर बाहर आई और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों के पास वो जलता हुआ दिया रख देती है, जिसके चलते धीरे धीरे प्रियंका के बालों में आग लगने लगती है और उसके बाल जलने लगते हैं। प्रियंका संभालो खुद को। कौशल्या वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छे से जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है और ये बात प्रियंका को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी और तेल में भी तूने मिलावट की थी। हमें तेरे पति ने सब बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो मैं और क्या करती? जब से ये आई आप सब इसके बालों की तारीफ करते रहते और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहते थे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते चले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजलि रोने लगती है। तभी प्रियंका उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन प्रियंका अंजलि को लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब अंजलि के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब वो दोनों देवरानी जेठानी